हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 9 मार्च और आज की वीडियो में हम 9 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप सभी लोग जो है ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले एक ये इम्पॉर्टेंट PDF ई बुक है जो कि हमने यूपी करंट अफेयर्स के लिए तैयार की है। तो अगर आपको इसे डाउनलोड करना है, लास्ट 6 मंथ की है यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की थीम क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये थीम रही विश्व वन्यजीव दिवस की 2023 की। अगला है इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है। ब्रह्मोस मिसाइल विकास कार्यक्रम भारत और किस देश की एक संयुक्त उपक्रम है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, भारत और रूस। अगला है वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो याद रखना है इनका नाम वो वान थोंग। ये जो है कहाँ के, वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, यहाँ से आप याद भी रख सकते हैं। वो देखिए यहाँ पर भी वाह आ रहा है और यहाँ पर भी वाह, तो वियतनाम, वो वान थोंग ये कहाँ के हैं, वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। अगला है संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, कर्नाटक ने जीता है संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब। अगला है शेष भारत यानी रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने किसे हरा करके प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है। तो शेष भारत ने किस टीम को हराया है। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश की टीम को हरा दिया है। और कौन सा खिताब जीता है, तो प्रतिष्ठित जो ईरानी कप है वो जीता है शेष भारत की टीम ने। अगला है इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, क्रेग फुलटन। ये जो है इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच बने हैं। अगला है एशियन चेस फेडरेशन ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया। तो याद होगा आपको डी गुकेश, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी है। तो नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली जो पहली महिला विधायक बनी है वो हैं हेगानी जाकलू, नाम इनका याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं सयतन दास, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर किस राज्य में स्थापित किया गया। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र में जो है पहला, दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया। अब ये जो बांस क्रैश बैरियर है कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो एक तो आप यहाँ से सीधा याद रखेंगे राज्य का नाम, महाराष्ट्र में, ठीक है। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें कहाँ पे, तो चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर ये स्थापित किया गया है, ठीक है। दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर है और 200 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक। इसका नाम क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे बहुबिल्ली नाम का ये क्या है, बैरियर है। बहुबिल्ली नाम के बांस दुर्घटना अवरोधक का इंदौर के पीथमपुर में नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स जैसे विभिन्न सरकारी संस्थानों में कड़ा परीक्षण किया गया। देखिए अगर आपसे नाम पूछा जाए तो याद रखेंगे बहुबिल्ली नाम का ये बैरियर है, इसका नाम बहुबिल्ली रखा गया है। और कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। और दुनिया का पहला ये बांस क्रैश बैरियर है, यानी बांस से बनाया हुआ ये बैरियर है जो कि स्थापित हुआ है महाराष्ट्र में। बांस बैरियर का रिसाइकलिंग मूल्य 50 से 70% है, जबकि स्टील के जो बैरियर होते हैं उनका 30 से 50% तक होता है रिसाइकलिंग मूल्य। तो यहाँ से आपको यही याद रखना है कि दुनिया का जो पहला बांस क्रैश बैरियर है कहाँ पे स्थापित हुआ, तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाला जो राजमार्ग है वहाँ पे ये स्थापित किया गया है। 200 मीटर लंबा है और नाम है इसका बहुबल्ली। अगला है हाल ही में किसने 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। ठीक है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। तो इमेज से ही आप यहाँ से
अंदाजा लगा लेंगे कि ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, मीराबाई चानू। यहाँ पे इनकी इमेज देख सकते हैं, मीराबाई चानू है और इन्होंने ही कौन सा पुरस्कार जीता है, तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर। टोक्यो ओलंपिक खेलों की रजत पदक विजेता है, भारोत्तोलक है ये, ठीक है। कई बार इससे भी पूछा जाता है कि इस खेल से संबंधित है, तो भारोत्तोलक है ये। मीराबाई चानू ने सार्वजनिक मतदान के बाद 2022 का जो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार है वो जीता है। मणिपुर की 28 वर्षीय भारोत्तोलक 2021 में भी यह पुरस्कार इन्होंने जीता था और लगातार 2 बार ये पुरस्कार जीतने वाली ये पहली एथलीट बन गई है। इस वजह से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखेंगे इसको आप कि लगातार जो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब है वो किसने जीता, तो नाम याद रखेंगे मीराबाई चानू ने, क्योंकि 2021 में भी इन्होंने ही जीता और 2022 का भी इन्होंने ही जीता है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2019 में भारत में उन महिला खिलाड़ियों का जश्न मनाने के लिए शुरू किया गया था जिन्होंने विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाई। तो यहाँ से यही याद रखना है कि 2022 का जो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब है वो किसने जीता, तो भारोत्तोलक है मीराबाई चानू, इन्होंने जीता और लगातार दूसरी बार 2021 और 2022 में इन्होंने ये अवार्ड जीता है। इसके साथ ही एक नाम और याद रखेंगे कि बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। देखिए अंतर है इसमें कि बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन का किसने जीता, तब उनका नाम याद रखेंगे आप भावना पटेल का, ठीक है। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, तब याद रखेंगे भावना पटेल का। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में किस राज्य में लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश सरकार ने। दोस्तों मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने अभी जो है कौन सी योजना शुरू की है, तो लाडली बहना योजना का इन्होंने अनावरण किया। अब ये जो योजना है लाडली बहना, इसके तहत क्या है, तो इसके तहत महिलाओं को हर महीने, जो भी योग्य महिलाएं होंगी उनको हर महीने 1000 रुपये का समर्थन दिया जाएगा, यानी 1000 रुपये उनको हर महीने दिए जाएंगे। 5 मार्च को मुख्यमंत्री का जन्मदिन था, 65वें जन्मदिवस के अवसर पर उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है और जो इसके लिए आवेदन है उसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य में 1 करोड़ महिलाएं सरकार के प्रयासों का लक्ष्य है, जिसके लिए केंद्रीय बजट 2023 में 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। लाडली बहना योजना 23 से 60 वर्ष की जो बीच की महिलाएं होंगी उनको लाभान्वित करती है और जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है या सालाना वो 2.5 लाख से कम कमाती हैं, ऐसी महिलाओं को इसके तहत जो है इसके तहत उनको ये लाभ दिया जाएगा, यानी इसके तहत वो योग्य मानी जाएंगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि लाडली बहना योजना कहाँ से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश से ही संबंधित है और इसके तहत जो योग्य महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये की धनराशि दी जाती है हर महीने, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे और 23 से 60 वर्ष की आयु के बीच की जो महिलाएं हैं वो इसके तहत योग्य मानी जाती हैं, ठीक है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दोस्तों हर साल 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 2023 की थीम क्या रही, तो इक्विटी को गले लगाओ या हैच, ये आप देख सकते हैं, हैच एम्ब्रेस इक्विटी, ठीक है। तो ये इसकी थीम रही है 2023 की, ठीक है। तो ये इसकी थीम है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। 1945 में संयुक्त राष्ट्र का चार्टर महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता के सिद्धांत की पुष्टि करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता बन गया और पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो वैश्विक स्तर पे आधिकारिक तौर पे कब मनाया गया था, तो 1975 से ये मनाया जाना शुरू हुआ। तो इस बात को यहाँ से आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। साल 2023 की थीम क्या है, तो इक्विटी को गले लगाओ या हैज एम्ब्रेस इक्विटी, ये इसकी थीम रही है साल 2023 की। और ये कब से स्टार्ट हुआ है, मतलब आधिकारिक तौर पे, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे 1975 में ये आधिकारिक तौर पे जो है ये मनाया जाना स्टार्ट हुआ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 1945 में एक संयुक्त राष्ट्र का एक चार्टर जो है वो लाया गया था जो कि पुरुषों और महिलाओं के लिए समानता की बात करता था और इस तरह का ये एक पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता बना था। तो ये सारी बातें यहाँ से याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से। वैसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि दिवस कब मनाया जाता है, साल 2023 की थीम क्या है।
अगला है, हाल ही में कॉनराड संगमा ने किस राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, मेघालय के। दोस्तों हाल ही में नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रमुख हैं कॉनराड के संगमा। इन्होंने जो है मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए शपथ ली है। तो याद रखेंगे कि जो कॉनराड संगमा है ये मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं और किस पार्टी से संबंधित हैं? तो एनपीपी यानी कि नेशनल पीपुल्स पार्टी से ये संबंधित हैं। प्रेस्टन टाइनसोंग और सिनआव वालंगधर ने उप मुख्यमंत्रियों के रूप में शपथ ली है। ठीक है, दो उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे मेघालय के, दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, प्रेस्टन टाइनसोंग और सिनआव वालंगधर, ये नाम याद रखना है। ये दोनों नाम है उप मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? मेघालय के। राज्य के राज्यपाल फागू चौहान ने 12 सदस्यीय मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाई है। तो ध्यान रखना है आपको कि मेघालय के सीएम कौन है? तो कॉनराड के संगमा, और लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए इन्होंने ये शपथ ली है। अगला है, हाल ही में किसने 75 डिजिटल गांवों का कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आरबीआई ने 75 गांवों को गोद लेने और उन्हें डिजिटल भुगतान सक्षम गांवों में बदलने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स देश भर के गांवों को गोद लेंगे और डिजिटल भुगतान के लिए जागरूकता बढ़ाने और व्यापारियों को ऑन बोर्ड करने के उद्देश्य से 2 शिविर आयोजित करेंगे। डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के दौरान हर पेमेंट डिजिटल मिशन का शुभारंभ भी किया गया। तो याद रखना है आपको कि किसने 75 गांवों को गोद लेने और उन्हें डिजिटल भुगतान सक्षम गांवों में बदलने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये शुरू किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि आरबीआई की ओर से। ठीक है, आरबीआई से कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, कई बार इसका क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो वो भी ध्यान रखेंगे, शक्तिकांत दास, ये जो है वर्तमान में गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अगला है, हाल ही में किसने 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नेफ्यू रियो। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 5वीं बार जो है इन्होंने शपथ ली है। तो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी के ये संबंधित है इस पार्टी से। तो याद रखना है आपको, नेफ्यू रियो ने जो है नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे जिनमें से प्रत्येक गठबंधन सहयोगी एनडीपीपी और भाजपा से होगा। बीजेपी नेता वाई पैटर्न ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जबकि एनडीपीपी नेता टी.आर. जेलियांग ने भी उसी पद पर उनका साथ दिया है। यानी कि जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं वो कौन कौन है? तो बीजेपी नेता है वाई पैटर्न और इसके अलावा एनडीपीपी नेता है टी.आर. जेलियांग। ये जो है उप मुख्यमंत्री बने हैं कहाँ के? नागालैंड के, और जो मुख्यमंत्री बने हैं वो है नेफ्यू रियो। ठीक, तो आपको इनका नाम ज्यादा याद रखना है, नेफ्यू रियो का, कि कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो नागालैंड के ये मुख्यमंत्री बने हैं। किस पार्टी से संबंधित है? तो एनडीपीपी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। तो ये चीज ध्यान रखनी है, और लगातार ये 5वीं बार जो है नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय समूह एसीआई द्वारा किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डों में से एक के रूप में घोषित किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समूह है एसीआई, इसके द्वारा जो है दिल्ली हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डों में से एक के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, अब दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात है तो कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दिल्ली में है। तो इसको जो है अभी एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया है। तो जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसने 40 मिलियन से अधिक यात्री प्रति वर्ष की श्रेणी में 2022 के लिए हवाई सेवा गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। कौन सी श्रेणी है? तो ध्यान रखना है, 40 मिलियन से अधिक यात्रियों को प्रति वर्ष की श्रेणी में 2022 के लिए ये अवार्ड इसने जीता है हवाई सेवा गुणवत्ता में और सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एक GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंसोर्टियम है। तो आपको इसका नाम याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय समूह है एसीआई द्वारा
किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया? तो यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। अगला है जन औषधि दिवस या फिर जेनेरिक दवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। दोस्तों, हर साल मार्च के पहले सप्ताह में जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। या जेनेरिक चिकित्सा सप्ताह, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जेनेरिक सप्ताह या जन औषधि सप्ताह ये कब मनाया जाता है, तो ये मार्च के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। जबकि 7 मार्च को जन औषधि दिवस या जेनेरिक दवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों के बीच जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। ये जो दिवस है पहली बार 7 मार्च 2019 को मनाया गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को जन औषधि दिवस के रूप में घोषित किया था। 5वां जन औषधि दिवस पूरे भारत में जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी थीम पर आधारित आयोजित किया जाता है। तो याद रखेंगे आप कि जो जन औषधि सप्ताह है वो कब होता है? तो मार्च महीने के पहले सप्ताह में। और ये दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस या जेनेरिक दवा दिवस। ठीक है, जेनेरिक दवा होती क्या है? तो जेनेरिक दवाओं के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाई जा सके, इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो जेनेरिक दवाएं होती क्या है? तो आपने देखा होगा कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाते हैं, आपने देखा होगा कई जगह, जैसे जो जिला चिकित्सालय होते हैं या हर एक जिले में ऐसा लक्ष्य रखा गया था कि हर जगह पर ये खोले जाएंगे। तो आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी दवा होगी जो कि आपको बाहर जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ पे आपको दवा बहुत महंगी मिलती है, और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वही दवा आपको वो जो है तिहाई रेट में या फिर आपको 1/4 रेट में मिल जाती है। तो ये जेनेरिक दवाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि सीधा ये कंपनी से बनती है और सीधा इसकी सप्लाई जो है वो लोगों तक दी जाती है। ठीक, तो ये जेनेरिक दवाएं होती हैं, काफ़ी अच्छी भी होती हैं दवाएं, प्रभाव भी इसका काफ़ी अच्छा होता है। तो ये जेनेरिक दवाएं होती हैं, इन्हीं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए कि आप यहाँ से कम दामों में दवाएं ले सकते हैं। इसीलिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो याद रखना है आपको, 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस। अगला है, हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मणिक साहा। दोस्तों, हाल ही में जो मणिक साहा हैं, इन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 60 सदस्यीय विधानसभा वाली त्रिपुरा में मंत्रिपरिषद की संख्या 12 है और 3 मंत्री पद यहाँ पे खाली हैं। कुल मिलाकर के भाजपा के 8 और उसके सहयोगी IPFT के 1 मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। देखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि राज्यपाल जो है ये मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। पीछे भी आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने ही शपथ दिलाई। तो यहाँ से याद रखना है आपको कि अगर पूछा जाए कि जो CM पद की शपथ है वो कौन दिलाता है, तो ये राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, और त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य, ये त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। और त्रिपुरा के CM कौन हो गए हैं? तो मणिक साहा, ये त्रिपुरा के CM हो गए हैं। तो दोस्तों, ये थे 9 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट था, महाराष्ट्र, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही जवाब किया। लेकिन मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि सभी लोग कोशिश किया करें क्वेश्चन का आंसर करें। यह है आज का क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा घोषित किया गया है? तो यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है और कोशिश करेंगे कि सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।